Thank you very much to join our webinar on our request. I am again thankful on behalf of Monarch family. इतने बिजी शेड्यूल्स के अंदर जो आप लोगों ने अपना टाइम निकाला है, तो हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि आप जिस एक्सपेक्टेशन से ये वेबिनार में जुड़े हैं वो आपको पूरा डिलीवर हो और आप अपने आगे के जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, वो उसके अंदर आपको ये पूरा हेल्पफुल रहे हमारी ओर से। तो मैं इंट्रोड्यूस करूंगा अपने फंड मैनेजर है हमारे और अभिषार जैन जी, जो MNCL का एक EIF है, जो मेडन AIF है, MNCL कैपिटल कंपाउंडेड फंड, उसको हैंडल कर रहे हैं और मैं उनको हैंड ओवर करूंगा, जो स्टार्ट करे, जिस मकसद से हम लोग जुड़े हैं आपको डिलीवर करें। ओवर टू अभिषार जी। Thank you कुमारपाल जी, and good evening and warm welcome आप सभी लोगों का on this webinar. सबसे पहले तो thank you so much for taking out the time and to join this webinar. And मैं आशा करता हूँ कि सब लोग कुशल मंगल होंगे, सबकी हेल्थ ठीक होगी. एटलीस्ट गुड पार्ट इज कि मेरे हिसाब से कोविड का स्केयर अब काफी हद तक टलते जा रहा है, एंड इवन द न्यू वेरिएंट मे नॉट बी एज डेडली एज इट वाज मेड आउट टू बी 1 or 2 weeks बैक. सो मैं अब स्टार्ट करूंगा. बेसिकली पीपीटी जो मैं आपके सामने रखूंगा, कुछ मैं कोशिश करूंगा कि 35 से 40 मिनट में अपना पूरा स्पीच खत्म करूं. उसके बाद हम लोग Q&A कर लेंगे. आप लोग को Q&A बॉक्स में अपने क्वेश्चंस आप डाल के रखिए, एंड आफ्टर द मेरी प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद हम लोग उनको जितना मैक्सिमम हमारी हद में होगा हम लोग उनको एड्रेस कर देंगे. सॉरी अभिषार जी, मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, थोड़ा रिक्वेस्ट आ रहा है इंग्लिश का भी, और थोड़ा वॉइस स्लो है, ऐसा एक कंप्लेंट भी मुझे रिसीव हो रहा है. तो स्पीक लाउडली प्लीज, एंड हिंदी इंग्लिश बोथ आप यूज कीजिए व्हाइल प्रेजेंटेशन सर, प्लीज. ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सर. तो या आई विल ट्राई टू बी लाउडर, प्लस मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ऑल्टरनेटिवली इस्तेमाल करूंगा. सो बेसिकली हम लोग आज आपके सामने प्रेजेंट करेंगे अपना एक तो मार्केट आउटलुक, एंड देन बेस्ड ऑन अवर कोर रिसर्च हमको कौन से स्टॉक्स ज्यादा अच्छे लगते हैं आज की मार्केट में, आज के माहौल में. So starting first we have these two parts in the presentation. Basically first we'll talk about the market outlook and हमारा व्यू कि हम क्या सोचते हैं मार्केट्स के बारे में, and secondly we will be talking about कि what should our investors be doing in the current markets. Okay, so the market outlook part is divided into 3 to 4 different slides, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे कि क्यों मार्केट की प्रिडिक्शन करना itself is very difficult and market ends up doing which nobody predicts. Okay, also we would like to put out some realistic on the ground figures and data in front of you, जिसकी वजह से आपको कुछ कॉन्फिडेंस आ पाएगा कि even at these elevated levels investment into equities can be very rewarding still. So without much delay I will go into the presentation slides now. So सबसे पहला हमारा मार्केट का ये है कि मार्केट्स डू व्हाट नोबडी प्रेडिक्ट्स, एंड सरप्राइज जो होता है वो एक ओनली कांस्टेंट होता है मार्केट पे. एंड दिस इज यू नो सर सॉरी सर, आपका वॉइस थोड़ा डिस्टर्ब होके आ रहा है सर, तो आप फिर से प्लीज स्टार्ट कीजिए क्योंकि वॉइस टूट के आया था बीच में. कैन यू हियर मी नाउ करेक्ट नाउ प्रॉपर्ली? वन सेकेंड. कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली नाउ? हाँ सर, प्रॉपर यस. अभी प्रॉपर है? यस. ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज कि मार्केट जो है वो जनरली हर बार सरप्राइज ही करता है, एंड इट डज समथिंग which is not predicted by anyone. एंड ऐसा क्यों होता है? यू नो why is you know surprise is the only constant in the market. So this is because market is driven generally by countless number of factors, and also मार्केट जो होता है वो जनरली आज से लेके अगले 24 महीने तक की चीजों को फैक्टर करता है. तो कभी कभी अगले 3 महीने की चीजों को ज्यादा महत्व देता है, कभी आगे के 24 मंथ्स को तक इट ट्राइज टू फैक्टर, एंड दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स व्हिच ड्राइव द मार्केट. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जनरली द अंडरलाइंग अर्निंग्स आउटलुक, बट इट इज नॉट सो सिंपल दैट सिर्फ अर्निंग से ही ड्राइव हो जाता है इन शॉर्ट टर्म.
जो आपको रोज स्क्रीन पे निफ्टी या सेंसेक्स के लेवल दिखते हैं वो और भी बहुत सारी चीजों से ड्रिवन हुए होते हैं ऑन एनी गिवन डे, एंड दैट कुड बी अ इंटरेस्ट रेट आउटलुक ग्लोबली बिकॉज उसकी वजह से फ्लोज इम्पैक्ट होते हैं. इट कुड ऑल्सो बी अ फॉरवर्ड डिस्काउंटिंग, जब मार्केट को लग रहा है कि बहुत अच्छा आउटलुक है तो वो 2-2 साल आगे तक की अर्निंग्स को फैक्टर करता है. Sometimes it has to do with geopolitics, sometimes it has to do with more macros. Then valuation multiple versus past decade या versus past 20 साल 30 साल की averages के सामने क्या multiples हैं और उससे कितने multiple और discount पे हैं. कभी कभी market उन चीजों को बहुत महत्व देता है. And now there have been lot of technical factors also which have started to come in market because of algos. Okay, so there is basket selling, there is basket buying. Because of index fund, because of algos, because of special strategies. So basically हमारा एक चीज मानना है कि मार्केट में सरप्राइज इज अ कांस्टेंट. ओके, ओनली थिंग व्हिच इज कांस्टेंट इन मार्केट इज अ सरप्राइज एलिमेंट, and effectively that is why market level predictions are not so important for your portfolio. Okay, you can make money from a right market prediction only once or twice in a span of say a 5 years, okay, or a 10 years, but you can't consistently make money just by market को सही से predict करके आप पैसा नहीं consistently बना सकते हैं. consistently पैसा बनाने के लिए right portfolio positioning is important, and risk reward का एक balance होना चाहिए. थोड़ा risk reward हर investor की अपनी profile और अपनी life की positioning के हिसाब से थोड़ी बहुत different हो सकती है, but generally a risk reward balance is something which needs to be more factored down. Now हमारा मानना है कि मार्केट इज ऑलवेज अ बैटल बिटवीन ग्रीड एंड फियर. ओके, एंड अगर मैं आज की बात करूं, ओके, तो आज ग्रीड क्या है कि बेसिकली देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एंड कोविड रिस्क अब इतने हैं नहीं. ओके, सो वी शुड बी बाइंग एट ऑल लेवल. वेयर एज फियर क्या आ सकता है, अगर कोई फियर की बात करे कि वैल्यूएशन बहुत चल चुका है, निफ्टी कहाँ 8,000 आ गया था इन मार्च 2020 व्हेन कोविड फर्स्ट हिट, और आज 17,500 पे है. फेड के टेपरिंग के बहुत चांस है जिसकी वजह से ग्लोबल सारी मार्केट से पैसा का आउटफ्लो हो सकता है. एंड ऑफ कोर्स कोविड इज स्टिल नॉट आउट, राइट. अभी 1-10 दिन पहले ही ऐसा लग रहा था कि वापस से ओमिक्रॉन वायरस कैन क्रिएट एन इशू व्हिच इज स्टिल नॉट आउट ऑफ डेंजर बाय द वे. सो यू नो दिस इज द परसेप्शंस कि ग्रीड एंड फियर दोनों आपस में फाइट करते रहते हैं. Whereas reality क्या होती है कि effectively nobody knows beyond a point कि मार्केट कहाँ पे पीक होगा, GDP you know exactly कितना ग्रो करेगी next year. There can only be you know a range for all of these, and there only can be educated guesses based on lot of analysis of lot of factors. But एक चीज जो constant रहती है वो ये रहती है कि आपको winners in the market, stock market में कुछ businesses जो एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम से नेक्स्ट 2 साल 3 साल 4 साल में अच्छा करेंगे वो हमेशा मिलते रहते हैं. सो नाउ गोइंग फॉरवर्ड आई विल टेक यू थ्रू सम ऑफ द रियलिटीज. ओके, तो ये तो हो गई बात कि ग्रीड एंड फियर है, परसेप्शन एंड रियलिटी है, बट वी वांट टू टॉक अबाउट व्हाट इज द रियलिटी व्हिच शुड ड्राइव अवर डिसीजंस, व्हिच शुड ड्राइव अवर मार्केट व्यू. ओके, और व्हिच शुड ड्राइव अवर इन्वेस्टमेंट डिसीजन इनटू द मार्केट विदाउट फियरिंग कि मैं निफ्टी में 17,000 पे पैसा लगा रहा हूं तो अगर कहीं मार्केट गिर गई तो मैं पैसा खो तो नहीं दूंगा. ओके, तो उसके लिए हमको क्या देखना है. फर्स्ट रियलिटी विच वी वेरी स्ट्रांगली बिलीव इन इज कि जो लगातार लास्ट 7-8-10 साल से रिफॉर्म्स हो रहे हैं इंडिया में, और जो काफी कुछ चीजें चेंजेस आ रहे हैं, उसने इंडिया का आउटलुक को काफी हद तक बदल दिया है. तो मैंने आपके लिए थोड़ी सी चीजें लिस्ट करी हैं यहाँ पे. अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, हम लोग कई बार क्या होता है कि दिन एवरी डे वी बीइंग इन द मार्केट वी समटाइम्स बिकम शॉर्ट साइटेड, वी आर नॉट एबल टू यू नो फुली रिकॉल कि क्या क्या हो चुका है. नाउ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में अगर आप देखें, जीएसटी आ गया, 4 साल हो गए जीएसटी को. अब जीएसटी काफी हद तक स्टेबलाइज हो गया है, लोगों ने एडजस्ट कर लिया, और अब आप देख रहे हैं कि रेवेन्यू नंबर फ्रॉम जीएसटी इज गोइंग अप एवरी 6 मंथ, द बेस इज गोइंग अप. रेरा इज देयर जिसने रियल एस्टेट सेक्टर को काफी कुछ तक चेंज कर दिया है. बैंक्रप्सी बिल आ गया है, एमएमआरडीए बिल आ गया माइनिंग में, कॉर्पोरेट टैक्स कट आ गए हैं विच वाज हेल्ड एज अ वेरी बिग मूव बाय एवरीवन ग्लोबली बाय इंडिया. ई-वे बिल आ गया जिसने लॉजिस्टिक्स और उन चीजों को काफी हद तक चेंज किया है, बहुत स्मूदन किया है. पीएसयू बैंक्स में बहुत सारे मर्जर्स कर दिए गए हैं, रिकैपिटलाइजेशन कर दिया गया है. आधार इज देयर, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान इज देयर, जल जीवन मिशन चल रहा है जिसके अंदर हम
सारे रूरल एरियाज में पानी पहुंचाने का काम चल रहा है जो अगले 4-5 साल में खत्म हो जाएगा मेरे हिसाब से। देन योर अफोर्डेबल हाउसिंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, देन डिजिटलाइजेशन पे हम लोगों ने, यूपीआई आ गया आज, हम लोगों में से कोई सोचता भी नहीं है पैसे ट्रांसफर करने के टाइम पे गूगल पे सबको यूज करते हैं, फोन पे हर कोई यूज करता है, दिस इज अ बिग थिंग। फास्टैग आ गया जिसकी वजह से आपका you know the toll collection and the monetization of toll projects or the road projects will become much more easier going ahead. जनधन आप सबको पता ही है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपको पता है, डेटा अवेलेबिलिटी ऑफ दिस मोबाइल डेटा इज बिकम वेरी लो कॉस्ट विद जियो कमिंग इन। एंड मैक्रोज तो हमारे हमेशा से फेवरेबल थे ही। जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो जो मोदी जी भी बोलते रहते हैं कि हम लोग, जो इंडिया की मीडियन एज है आज के दिन में वो 29 ईयर्स है, एंड इट इज वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन that you have at a global level for any country. And हमारा अर्बनाइजेशन भी अभी भी 35% है, तो अगले 20 साल लगेंगे हमको 50-55% जाने पे। आप अगर डेवलप्ड कंट्रीज देखेंगे, यूरोप और यूएस वगैरह, तो दे आर ऑलरेडी एट से 65-70%। ओके, और चाइना भी आज के दिन में ऑलरेडी 55 पे पहुंच गया और वो बोलता है मेरे को 65-70 पे जाना है अगले 2 डेकेड में। तो इंडिया तो अभी 35% पे। We have now a vibrant startup ecosystem which is creating a lot of jobs, and we as a country are now becoming more financial savvy. So we are going into financial products now. We don't fear, okay, we just don't invest all the money in say real estate and gold, we are doing into financial savings. So these are structural kind of triggers which is creating opportunities of lot of listed companies across various sectors. Okay, तो अभी हुआ क्या है, द थिंग टू नोट इज कि इंटेंसिटी एज वेल एज एग्जीक्यूशन ऑफ स्पीड ऑफ रिफॉर्म्स हैव इंक्रीज्ड मटेरियली इन लास्ट 3-4 years. ओके, एंड दिस विल क्रिएट स्ट्रक्चरल बेनिफिट गोइंग अहेड. सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आई वुड लाइक टू गिव यू सम डेटा. एज आई सेड कि हम लोग डेटा पे बात करेंगे, तो देयर इज इनफ ग्रीन शूट विजिबल. ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है कि हाँ ये रिफॉर्म हो गए चलिए, तो सबको पता है, लेकिन ऑन ग्राउंड अगर आप देखेंगे तो आज चीजें दिख रही हैं. तो जस्ट मैं आपको एग्जांपल दूंगा. बेस्ड ऑन नौकरी का जॉब स्पीक इंडेक्स, द हायरिंग बाय द इंडिया इंक इन जुलाई, अगस्त, सितंबर was the highest in last decade. Also in Q1 FY22, the salary increase by the corporate India was 15%, which was highest in 15 years. You know, your Indian banks are sitting with record liquidity. हमारे पास बैंक्स के पास excess SLR है आज की डेट में 15 लाख करोड़ से ज्यादा, and excess liquidity in the system is somewhere around 7 lakh करोड़, जो कि क्रेडिट ग्रोथ को पिकअप करने के लिए अब जैसे जैसे कैपेक्स बढ़ेगा उसके लिए इट विल बी कमिंग हैंडी. टैक्स कलेक्शंस इज रनिंग वेल अहेड ऑफ बजट. अवर टैक्स, आपको बहुत सरप्राइज होगा जान के कि पर्सनल इनकम टैक्स दिस ईयर इज अप 28% वर्सेस प्री पैंडेमिक. मैं 2019 की बात कर रहा हूँ, 2020 के सामने तो डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू इज अप 70%, but the personal income tax is up 28% versus the pre-pandemic 2019 level. Even the corporate income tax is up 20% versus pre-pandemic level. The capex spend by government is picking up. Government ने इस साल अप्रैल टू अक्टूबर में जो capex spend किया है वो 25% हायर है, year on year, and it is also 25% higher year on year versus the 2 years prior, which is pre-pandemic. Also इंडिया इंक, जो कॉर्पोरेट इंडिया, जो आपका लिस्टेड यूनिवर्स है जहां पे आप लोग सब स्टॉक्स का ढूंढते हैं अच्छे स्टॉक्स टू इन्वेस्ट करने के लिए, उस कॉर्पोरेट लिस्टेड स्पेस ने हाईएस्ट कैश फ्लो जनरेट किया है लास्ट ईयर FY21. बिकॉज जैसे ही पैंडेमिक हिट हुआ, सब लोगों ने अपनी बैलेंस शीट पे ध्यान लगाया, सब लोगों ने अपनी कॉस्ट कटिंग पे ध्यान लगाया, वर्क फ्रॉम होम में भी काफी लोगों की कॉस्ट बची, तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत जोर से जनरेट हुआ था, और जिसकी वजह से द डीलेवरेजिंग इन द सिस्टम हैज बीन वेरी वेरी हाई. Okay, these are something which are already there on the ground. Okay, and इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अर्निंग्स ग्रोथ जो है पूरा अपनी लिस्टेड स्पेस की, उसका आउटलुक काफी अच्छे से चेंज हो गया. क्योंकि जो मैंने आपको पहले दिखाया, इसके पहले स्लाइड की, काफी स्ट्रक्चरल चीजें हो रही थी जो 2-3-4 साल से हो रही थी, वो सब आपका धीरे 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 एक तरीके से नींव जिसे बोलते हैं, या बेस, अ स्ट्रॉन्ग बेस वाज गेटिंग क्रिएटेड, एंड देन ऑल दीज अदर ट्रिगर्स केम इनटू बीइंग व्हिच क्रिएटेड मोर अर्निंग ग्रोथ. बट हमको जो एक चीज क्लियर लगती है कि अब की वाली जो अर्निंग साइकिल है, इट विल नॉट बी ड्रिवन बाय ओनली 1 or 2 सेक्टर्स. ओके, देयर विल बी मोर ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन फ्रॉम लॉट ऑफ सेक्टर्स लाइक इंफ्रा, लाइक मेटल्स, लाइक IT, लाइक बैंकिंग, कैपिटल गुड्स. एंड अभी अर्निंग मल्टीपल मे बी अ लिटिल स्क्यूड, जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा, बट हमको लगता है कि आगे चल के क्या होगा कि विच इज व्हाट आवर फोकस इज ऑन द प्रेजेंटेशन, एंड आवर स्टॉक पिक्स आर ऑल्सो
driven by these is ki the multiples across sectors will start getting normalized. So while I showed you, ki how the on ground data is showing you that a lot of good recovery is there. Hamari manufacturing PMI last month was more than 57, right? So but the index जो आज आपको दिख रहा है ना, वो बहुत cheap नहीं दिखेगा on a index P level, because index multiples are little skewed. So just to come to little number, निफ्टी जो अपने 50 कंपनीज का इंडेक्स है, उसका ईपीएस FY21 में 540 रुपीज था. इन FY22 विच इज दिस ईयर, जिसका आधा टाइम हो गया, 2 क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं जैसे आपको पता है, बट द फुल ईयर एस्टिमेट इज समवेयर अराउंड 720 प्लस, and the next year estimate, which is FY23, is more than 850. So if you look at 17,500 as the index level today, we are already at 20 times on Nifty. But as you know, a lot of sectors are maybe at 35 times, 40 times. Okay, like IT, consumer, chemicals, उन सब में आपको stocks जो दिखेंगे और या index भी जो दिखेगा, उसका multiple is going to be much higher. Whereas our sense is that the earnings are not just driven by those sectors. Earnings are this time broad based. Banking will drive a lot of earnings in FY22 and FY23. Metals has driven a lot of earnings in FY22 and 23. Earnings थोड़ा कम होगा, लेकिन metals will still be significant portion of earnings in FY23. Okay, capital good is starting to come on its own. Infra is starting to contribute in a big way into the earnings. So there will be a broad-based earnings growth, and hence the multiples at index level may keep fluctuating in a range between whatever 20 to 22 or 18 to 22. I don't know exactly. But there will be a lot of catch up of the multiples across sectors, which will now show sustainable earnings, जो last 4-5 साल से बहुत up down चल रहे थे. And these sectors are like BFSI, metals, cap goods, infra. You might have slight fluctuations, but you will not have huge fluctuations. Also, जो in sectors में बहुत सारे structural issues थे, like banking में, you have been knowing there was a lot of structural issue of the past NPA. That has been addressed. In metals and other sectors, there was a lot of structural issue of over leverage. So they have been able to deleverage their balance sheet. They have been able to reduce all the flat. The new capex that they are doing is a very thoughtful capex or a low cost capex. So these are the issues which will keep the earnings strong going ahead for these sectors. Cap goods और infra का इसलिए होगा अच्छा क्योंकि our manufacturing capex is now set to take off because of 2 key reasons. One is that कि corporate tax cut ही कट हो गया, अब आपका 25% ही टैक्स लगता है, और आपका नया जो कंपनी है जो अगले 1-1.5 साल में सेटअप हो रहा है, उसको 15% ही टैक्स है. Secondly, as all of you know, I don't even need to tell that the PLI scheme is a game changer, and PLI scheme is across 14-15 sectors. Yesterday I was reading one report from one of the good consultants who takes care of the job data. उन्होंने ये बताया कि PLI schemes itself will add 1 crore direct jobs and 3.5 crore indirect jobs in the next 5 years. Now these are significant numbers, and PLI का देखिए good part क्या है ना कि ये कोई direct incentive नहीं है आपको, ये कोई आपको कुछ अप्लाई नहीं करना है ऐसे मिलेगा. आपको पहले प्रोडक्शन दिखाना है, आपको कैपेक्स करना है, कैपेसिटी लगाना है, प्रोडक्शन करना है, फिर आपको इंसेंटिव मिलेगा. आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के बाद लेकिन आपको मिल जाएगा, गारंटी नहीं है, आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा. So basically, these are the things which will create a lot of demand in the manufacturing and the infra and the capital goods. And since the Indian government's budget is, the tax collections are going at the best pace ever. आपको शायद जान के हैरानी होगी, जैसा मैंने आपको बताया था, टैक्स के 2-3 फिगर बताए थे कि टैक्स इज गोइंग वेल अहेड ऑफ बजट. तो हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है वो अभी तक सिर्फ 36% ही रीच हुआ है इन द फर्स्ट 7 odd months, जबकि हर साल ये फिस्कल डेफिसिट बाय अक्टूबर इटसेल्फ 90-100% हो जाता था. एंड लास्ट के 4 महीने में कलेक्शंस यूज्ड टू समहाउ मेक इट मेंटेन. बट इस टाइम तो क्लियर लग रहा है कि जो बजट एस्टिमेट है उससे आधा टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन होंगे, तो कैपेक्स विल नॉट बी अ प्रॉब्लम. So considering this, this is what we should be, kind of geared up to. Basically, हम लोग को क्या करना है कि we have to control what we have to focus on what can be controlled. We can't be focusing too much on कि what will be the market level in 6 months or 1 year. Okay, as I said, that is not important. Important is that there will be more streamlining of the valuation multiples. So as of now, of course, if you look at market participants, the optimism is decently high.
and that's why the multiples are also decently high, valuation multiple. And hence we believe that the stocks in the portfolio should have value bias. You should not be having stocks only which are very, very popular and which are at very high multiple, be it in consumer sector, be it in chemicals, be it in IT. Okay. We believe there are many great companies, and particularly few of the sectors in our view are a little bit ignored still, and those वहां पे काफी अच्छा रिटर्न बन सकता है. And हमको जो लगता है कि there are high quality companies available in financial, in manufacturing, industrial, even in healthcare, which one should bet on. Okay, so which I will now go on based on our research that we keep doing at Monarch consistently. What do we see as the strong stock picks, you know, at this current level? So I will come to this now. The first stock idea, and this is of course a little bit of a consensus big, but it deserves to be because ICICI Bank is the first stock that we want to talk about. It is just you know, turned around beautifully, and since the change in the MD post after Chanda Kochar's exit. And I just want to give you some numbers. There has been relentless focus on improving the quality of book. So आज के दिन में ICICI की टोटल लोन बुक में 67% रिटेल है. इनका ROE लास्ट 3 साल में 3% से बढ़ के 13% हो गया है. Digitally, they just had a digital day 2-3 days back, and it was just mind blowing what, you know, the digital capabilities the bank is setting up itself for, and it has already created those kind of infrastructure. There is a relentless focus on customer engagement, on cross sell, on even you know, catering to non-ICICI Bank customers and offering them various products and services. There has been sharp reduction in their cost of fund by led by higher CASA. And we believe that this bank will deliver 20% earnings growth over the next 3 years. So even if there is no change in the multiples for the bank should deliver between 15 to 20% stock price CAGR. But we believe that, you know, it is going into a league wherein even it can start getting multiples which erstwhile HDFC Bank and Kotak Bank only used to get, right? So that will be a slow and steady process. It doesn't happen in one day that you can go from 2x price to book to 4x price to book. But आप देख ही रहे हैं कि धीरे-धीरे वो होते जा रहा है. And in across everything, across balance sheet, P&L, or even in customer experience, you know, ICICI is able to kind of score above the say an HDFC or a Kotak, and that's why it is one of our key stock ideas or based on research. The second one that we would like to talk about is also from the banking space again, State Bank of India. SBI is of course always has had an unmatchable scale and brand equity among the Indians, but it was suffering from you know, lot of issues around the NPA and the corporate NPA cycle, which it had to go through painfully over the last 5 to 7 years. But एक चीज है जो SBI की जो ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं कि SBI also has been growing its retail loan book at the fastest pace, even faster than all the private banks, and वहां पे उनका NPA is much below 1% again, which is the best in the whole industry. So this again is you know, now become very substantial. आज उनकी 25 लाख करोड़ की बुक में almost 9-9.5 लाख करोड़ retail हो गया है, जो 5-6 साल पहले सिर्फ 2-2.5 लाख करोड़ था. Also SBI in our view is you know, doing better than expected on the NPA and the provision front for last several quarters, and they are likely to be the key beneficiary of recovery in capex cycle. एक और अच्छी चीज जो है SBI में, इसकी मल्टीपल बहुत ही ज्यादा चीप है अभी भी, क्योंकि because of you know, being a PSU and because of erstwhile issues that were there. So Street is you know, taking its own time. Street is not saying कि I will go all in on you immediately. Street अपना धीरे-धीरे उसको re-rate कर रहा है, and I think that will be the way it will be over the next 4 to 6 quarters. Where the SBI can continuously re-rate gradually. The third is you know, a small cap kind of an NBFC which we like, which is Canfin Homes, which is into a housing finance business. By the way, I forgot to mention, but we are very pleasantly surprised by the real estate cycle turning very positively.
एंड कुछ हद तक हमको लगता है कि ये जो हाईएस्ट हायरिंग्स इन अ डेकेड है और हाईएस्ट सैलरी इंक्रीज इन 15 ईयर्स वाला जो मैंने आपको पॉइंट बताया था, एंड ऑल्सो बिकॉज नाउ देर इज हाइब्रिड वर्क कल्चर कमिंग इन एंड पीपल, हमारे जैसे सभी लोगों ने 1 से 1.5 साल 2 साल ऑलमोस्ट घर से ही काम करके बिताया है, तो सब लोगों को ही कहीं ना कहीं that affinity of having a very nice home for themselves has come in, and which has created a lot of demand for real estate. So last almost 1 साल से the real estate ka demand has been going very strong, which has in fact brought down the inventory also in the system down from 30 months to almost 23-24 months at the builder level, the flat inventory or the unsold houses inventory. And this trend will continue to be strong in our view, because generally real estate cycles big होती हैं, और real estate में रेरा की वजह से आज के दिन में ऐसा नहीं है कि कोई भी नए launches आप बड़े आसानी से कर सकते हो, आपकी सब में commitment है, and the funding is not easy for a non reputational guy kind of a thing. तो supply एक limited है, demand आ रहा है, and this will create lot of winners in not only the real estate side. कुछ अच्छे builders भी वहां पे अच्छा पैसा बना सकते हैं, लेकिन जो ancillary चीजें हैं जैसे housing finance companies हो गई, and that's why Canfin comes in, और even building material के जो कुछ sectors हो गए, उनमें हमको लगता है कि काफी अच्छा demand हो सकता है. तो कैनफिन जो है वो बहुत लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है इनका, ऑलमोस्ट लास्ट 10-12 साल से ये लोग हाउसिंग फाइनेंस के धंधे में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डिस्पाइट हैविंग डीमोनेटाइजेशन, डिस्पाइट हैविंग एनबीएफसी क्राइसिस, जब फंडिंग पूरी इन सब एनबीएफसी की स्क्वीज हो गई थी, डिस्पाइट हैविंग ऑल द अदर स्लो डाउन जीडीपी एटसेट्रा, हाई इंटरेस्ट रेट साइकिल, they have always been able to deliver very strong growth, which is between 15% to 20% range, एंड ऑल्सो प्रिस्टीन एसेट क्वालिटी, जहां पे कि इनका एनपीए कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होता. तो ये लोग ज्यादा सैलरीड क्लास को देते हैं, लो टिकट साइज में देते हैं, 20-22 लाख का लोन होता है इनका, which is the ticket size in fact was 16-17 lakhs, now they have gone close to 20 lakhs. So यहाँ पे हमको लगता है कि बहुत ही अच्छा रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ हाई आरओई, लो क्रेडिट कॉस्ट, लो एनपी अक्रॉस ऑल टाइम पीरियड्स है. And we see a re-rating going ahead. It is trading at 2.2 times of price to book on FY23 basis. This is also one company which we like in this space. Moving forward, we have one company from the metal sector on the steel side, which is Jindal Steel and Power. So we believe that JSPL is going to be the first large cap steel company which will become debt free. एंड इनका कुछ 10-11 हजार करोड़ का ही डेट बचा है अब, जो पीक पे 45-50 हजार करोड़ था. ओके, एंड लास्ट 5-6 साल से ओनली थिंग विच कंपनी हैज डन इज जस्ट पेड बैक इट्स डेट, एंड क्रेडिट टू देम दैट they have not benefited from any restructuring or any big thing. They have low cost of operations. करंटली तो एबिटा ये लोग ऑलमोस्ट 15-16 हजार करोड़ का एबिटा बना रहे हैं. स्टॉक इज एट 35,000 करोड़ मार्केट कैप, बट इवन सस्टेनेबल बेसिस पे, बिकॉज इसके अंदर लो कॉस्ट एक्सपेंशन इज गोइंग ऑन. ओके, तो अगले 4 साल में कैपेसिटी इनकी डबल होने वाली है. तो क्या होगा कि इवन इफ द स्टील प्राइसेस आर फॉलिंग एंड द पर टन प्रॉफिटेबिलिटी विल कम डाउन, बट वॉल्यूम ग्रोथ होगा, एंड 12 से 13 हजार करोड़ का एबिटा इनका कंसिस्टेंटली अगले 3-4 साल में भी बनता रहेगा. तो उसके बेसिस पे, एंड क्योंकि कंपनी अगले 3-4 क्वार्टर के प्रॉफिट से पूरा डेट फ्री होने वाली है, तो the stock is available at only 3.5 times of its EBITDA or earnings. So basically हमें यहाँ पे काफी अच्छी वैल्यू प्रोपोजिशन लगती है. Of course इसमें थोड़ा बहुत volatility रहेगा based on the steel prices, but it should still be creating a lot of value in our view, and it is going to emerge as the first debt-free large cap steel company in India. Then coming to the next one is a very small cap stock of 1,000 crore market cap, which is IFGL Refractory, a non-cyclical business है. This is into supplying a consumable which goes into manufacturing of steel. तो steel plant को वो protect करता है, ऐसा product है, because there is a lot of high temperature involved. And again, this company has been consistently doing well. They have around more than 11-1200 crore of top line. They are a net cash company with almost 260 crore of net cash in FY21, and they have started paying good dividends.
इनके ROE ROC थोड़े से ऑप्टिकली कम दिखते हैं बिकॉज ऑफ अ गुडविल विच इज देयर ऑन द बुक्स, बट दैट इज ऑल्सो बीइंग रिटन ऑफ इन द नेक्स्ट 6 months, दैट शुड गेट एडजस्टेड। लोग फ्री कैश फ्लो बहुत अच्छा बनाते हैं, मोर देन 100 करोड़ का फ्री कैश फ्लो बनाते हैं, और 1000 करोड़ पे ही द कंपनी इज अवेलेबल। So basically a free cash flow yield is more than 10%. And we are expecting a very strong earnings growth. There is no terminal risk to the company. The stock is trading at a very, very cheap multiple. Then coming to, another large cap which we really like is Bharti Airtel. So यहाँ पे thesis बहुत ही simple है. See, telecom has been a sector which has suffered maybe the most in the last 10 years. Apart from some of the PSU banks, maybe telecom has been one sector which has just been suffering. So because of something or the other, because of regulatory issues, because of lot of competition, and Jio जब enter किया, उन लोगों को market share gain करना था, तो उन्होंने बहुत aggressive pricing रखा। and इंडिया का जो भी आज के दिन में हम लोग टेलीकॉम के कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, चाहे कॉल यूज करते हैं, चाहे मैं आपके संग जो कॉल कर रहा हूँ उसमें जो डेटा यूज हो रहा है, एवरीथिंग इज द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड। ओके, एवरीथिंग हैज बीन चीपेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट कॉस्ट, पर डेटा कॉस्ट, पर कॉल कॉस्ट, आरपू जो होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, इसलिए इन लोगों का बहुत कम रहा है लास्ट 8-10 साल में। जबकि दे हैव माइग्रेटेड फ्रॉम 2G to 3G to 4G, तो उसके लिए इनको बहुत कैपेक्स करना पड़ा है, स्पेक्ट्रम खरीदने पड़े हैं, बैलेंस शीट इनकी इसलिए ब्लोट हो गई है। बट all of this is now coming to an end with two clear winners, Jio and Bharti, which both have 35% kind of subscribers. Okay, और जो बाकी 25-30% लोग बचे हुए हैं उसमें से भी इनको ही मिलते जा रहे हैं। तो अगले 2 साल बाद हो सकता है ये दोनों 40-40% हो या 42% हो, और बस बाकी जो वोडाफोन एंड द अदर्स हैं वो सब सिर्फ 10-15% ही मेंटेन कर पाए या बचे भी नहीं। नाउ इवन इफ वोडाफोन बचे या नहीं बचे, ओके, द पॉइंट इज कि अब यहाँ से टेलीकॉम वालों के लिए द रास्ता इज वेरी क्लियर फॉर कीप टेकिंग द प्राइस हाइक्स, एंड दैट यू हैव सीन आल्सो इन द लास्ट 1 or 2 weeks, and that there were big price increases, and I think this is just the starting. Next 2 साल तक we believe that the market structure will allow the price hikes to happen. Both Bharti and Jio will keep driving it, and then they now have a very big database of people, very big subscriber base, जिनको ये लोग और सारी services cross sell कर सकते हैं। So they are now cross selling to us the DTH, they are cross selling us fiber, they are making it as a package कि Airtel Black आप लीजिए, उसमें और ये सब होंगे। Airtel has launched a payments bank, okay, and the government का view also on this sector is that now this sector should drive and thrive because they also want the digital adoption and best of the technology and data speeds and everything. Now with this, जो इनका EBITDA है, जो already 25,000 करोड़ का EBITDA 45,000 करोड़ हुआ है, 25,000 crore of EBITDA in FY19 has gone to 46,000 crore as they gain more subscribers and increase the prices. It will further go to almost 70,000 crore in FY23. तो जो डेट है इनका, जो बुक पे अराउंड 1,40,000 करोड़ का डेट है, दैट विल स्टार्ट गोइंग डाउन रैपिडली इवन विद कैपेक्स, and that is where the company is still trading at 6-7 times EBITDA, but this is a very long gestation, very long annuity business with no big risk on the cash flow. I think with the kind of digital and internet explosion that has happened even after COVID, even without COVID also we were seeing the increase in penetration and use of data, but उसके बाद तो और भी ज्यादा। तो हमको लगता है कि इस आइडिया में स्लो एंड कंसिस्टेंट मनी बन सकता है। Obviously from last 1 to 2 years when it used to continuously trade at 400-450 levels, the stock has come to 700, but it is just the start in our view, and Bharti should do very well. There can be 1 or 2 regulatory issues still, and 5G auction में थोड़ा बहुत पैसा इनका लग सकता है, but हमको लगता है कि those things should be managed. Then coming to 2 more ideas that we have for today. One is Hindalco Industries. I think this company is not fully well understood, and people keep seeing it as a metal stock, but it is effectively becoming a kind of a non-cyclical champion business. So why I say it is कि इसका 65% EBITDA तो cyclical है ही नहीं. That is a EBITDA which is a conversion business in Novelis, जहाँ पे कि वो value added aluminium बेचते हैं to lot of industries like beverage cans, to lot of industries like automobile,
and that aluminum is sold based on very long term contracts at a fixed margin or conversion, because this is very highly value added aluminum जिसका 2-3 साल का अप्रूवल प्रोसेस होता है. तो 65% हिंदाल्को का आज 25,000 करोड़ का एबिटा है, उसमें से 17-18,000 करोड़ 15-16,000 करोड़ नोबिलिस देता है, which is this नॉन कमोडिटी. इवन डोमेस्टिक बिजनेस में हिंदाल्को अपने आप को कमोडिटी से पूरा हेज करते जा रहा है. एक तो उसका कॉस्ट लो है, ही हैज ऑल द कैप्टिव रॉ मटेरियल्स लाइक बॉक्साइट, एल्यूमिना, एंड सेकेंडली वो अब प्योर एल्यूमिनियम में पैसा ही नहीं लगा रहा है. ही इज पुटिंग all the capexes, which is very low number, in downstream, which is for value added. So they have a very strong discipline on cost and capex. Again, this company is also trading at a very attractive free cash flow yield of 8% and 12% based on FY22 and 23. And we expect कि इसमें भी धीरे-धीरे gradual re-rating होती जाएगी. Also, this business is at a Novelis level is a beneficiary of EV. Okay, जैसे जैसे EV increase होगा, aluminium की demand from the auto industry will keep increasing. Also, it is a beneficiary of the ESG effort, जहाँ पे कि जो beverage can है, जिसमें कि आपकी पेप्सी, कोला, बियर, anything जो भी आता है, उसको अब now you have to put it not in plastic bottles, not in something which is environment damaging. You have to put it in say a can which can be recycled. तो aluminium की जो cans होती हैं, जो हम जिसमें हम cold drink पीते हैं, okay, those are fully recyclable. So a lot of companies at the OEM level have been giving orders for those aluminium sheets and the cans, rather than using glass bottles or plastic bottles to pack those beverages. So this इसमें एक ट्रिगर है, और इसमें भी डीलेवरेजिंग काफी अच्छे से अगले 2-3 साल, 4 साल, 5 साल और चलेगा. The last company that we have is from the infra sector. It's a mid cap, small cap stock, 4,000 crore market cap, HG Infra. So we are, very positively surprised by the growth track record of this company. ये 3 साल पहले ही list हुआ था, and the company is not a very old company. It's a 15-year kind of a track record, wherein from a very low turnover of say 150 crore 15 years back, the company has grown to 2,500 crore turnover last year, and it is expected to do a 3,400 crore turnover this year. It is into road sector, but very beautifully managed, audited by Big Four. And as you know, road sector के capex का outlook is amazing. The government, the Nahai, the Morth, they are all doing amazing job under the leadership of Gadkari, Mr. Gadkari. And because of that, the order inflow is not a problem. All you need is good player, अच्छा player जो कि पैसा बनाए, ROE अच्छा बनाए, capex ठीक से हो, debt ज्यादा नहीं हो, और वो सब चीजें इसमें clear होती हैं. They have very little debt, they have high ROE, ROC 25%, and erstwhile इन सब sectors को बहुत ज्यादा multiples नहीं मिला है, क्योंकि इनमें जो companies होती थी वो आती थी, फिर कुछ ना कुछ issues हो जाता था, they used to fade away. But now we are seeing KNR Construction has been a very good multi-bagger in this space. I believe the HG Infra is also on track to be on those lines. GR Infra recently list हुआ और सीधा 15,000 करोड़ के मार्केट कैप पे वो लिस्ट हो पाया. 10,000 करोड़ का आईपीओ था और 40-50-60% ऊपर खुला, एंड इट इज सस्टेनिंग. सो नाउ इन्वेस्टर्स आर ओपन टू इन्वेस्ट इन दीज सेक्टर्स एज दे सी कि इंडिया को अभी भी बहुत ज्यादा ये सब इंफ्रा क्रिएट करने हैं, और इनमें जो अच्छी कंपनीज हैं वो अगर अच्छे से चलेंगी तो वैल्यू क्रिएट होगा, उनकी अर्निंग्स बेसिस पे ही उसके अंदर स्टॉक के अंदर वैल्यू क्रिएट होगा. सो these are the stock ideas. I think I will just stop here, Kumarpal ji, and we can take any questions which people will have on say these stocks or anything else. Okay, sir. Thank you so much. Can we take individual stock questions? So see, I might not be able to give a very directional view, matlab very clear buy sell view on any individual stock. I can give my view. We can take them as we can, and if we have a full research view on that, and then I'll share it. जो पहला क्वेश्चन है करंट सिनेरियो लेके, व्हाट अबाउट योर व्यूज ऑन करंट मार्केट सिचुएशन? नहीं, तो जैसा मैंने बोला, देखिए कि मार्केट का level is at a absolute level, the level is factoring in the next 2 year earnings appropriately. अगर आज हमारा निफ्टी 850 रुपए का ईपीएस करेगा FY23 में और हम 17,500 पे, तो हम करीब 20-21 टाइम है. अगर आप लास्ट 10-15 साल का मल्टीपल देखोगे तो 17 से 18 टाइम होता है.
18 टाइम, 17 टाइम, कभी 18, कभी 18.5। तो 20-21 टाइम इज नॉट वेरी चीप कि आज आप बोल सको कि भाई 17,500 वाला श्योर शॉट 20,000 या 21,000 होगा। लेकिन जो मैंने एक पॉइंट पीपीटी में भी बताया कि दैट इज स्क्यूड बाय सम सेक्टर, जो समझो 30, 35, 40 पे हैं, कुछ सेक्टर हैं जो 10, 12 या उससे कम पे ट्रेड कर रहे हैं, और उनमें लोगों को ये डिसबिलीफ है कि शायद अर्निंग्स ग्रोथ विल नॉट सस्टेन, दैट्स वाई वो चीप चल रहे हैं, और लोगों को लग रहा है केमिकल, कंज्यूमर और आईटी की अर्निंग्स तो स्ट्रांग रहेंगी, तो उनको बहुत ज्यादा मल्टीपल दे दिया गया है। तो मेरा ये मानना है कि इसके अंदर द अर्निंग्स विल बी मोर ब्रॉड बेस्ड दिस टाइम। जो ये हमारी 550 रुपए का ईपीएस 700 जा रहा है, फिर 700 से 850 जा रहा है, इट विल बी ड्रिवन बाय मेनी मोर सेक्टर्स। बैंकिंग विल मेक अ वेरी बिग कंट्रीब्यूशन, मेटल्स इज मेकिंग अ बिग कंट्रीब्यूशन टुडे, नेक्स्ट ईयर थोड़ा कम करेगा, लेकिन वो इतना कम नहीं होगा जितना स्ट्रीट सोच रहा है शायद। कैपिटल गुड एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर का तो अभी कंट्रीब्यूशन अब बढ़ेगा, यहाँ से इंफ्रा का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, लाइक्स ऑफ एल&टी एंड इंफ्रा का जो मैंने आप लोगों को स्टॉक बताया। तो देखिए मार्केट पे व्यू कंस्ट्रक्टिव है हमारा, बट कंस्ट्रक्टिव व्यू में हमारा ये बहुत क्लियर मानना है कि आपको फोकस सही सेक्टर्स और स्टॉक्स पे करना चाहिए जहां पे थोड़ा वैल्यू बायस हो, एंड दैट्स व्हाई वी हैव पुट द स्टॉक पिक्स अकॉर्डिंगली इन अवर प्रेजेंटेशन। एक अदर क्वेश्चन था रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो वो Right. सेगमेंट यहाँ से क्या लग रहा है आगे? तो देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल इज अ ग्लोबल स्टोरी, okay, and it is a story which is basically an innovation, जहाँ पे कि समझिए 10 साल पहले शायद किसी को विश्वास नहीं था कि कैन द व्हीकल्स बी ड्रिवन इन अ वेरी एनवायरमेंट फ्रेंडली वे। अब ये इनोवेशन आ गया है कि आपका व्हीकल एटलीस्ट एनवायरमेंट को नहीं डैमेज करे, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है थ्रू एन ईवी व्हीकल, बट उसको चार्ज करना पड़ेगा विच इज इलेक्ट्रिसिटी, एंड देन to not harm the environment, your electricity also should be generated which is not harming the environment. Also जब आपकी गाड़ी आप ईवी बनाते हो तो उसके अंदर जो आपको बैटरी लगानी पड़ती है या उसके अंदर जो कंपोनेंट्स और लगाने पड़ते हैं, उन सब के अंदर की भी जो मैन्युफैक्चरिंग है, इट शुड नॉट हार्म द एनवायरमेंट टू अ वेरी बिग एक्सटेंट। Second point is कि the EV vehicle is more cheaper for the customer from a long run perspective. If he can have a solar plant at his own, solar rooftop or solar supply and charge his vehicle, and over lifetime cost of ownership of vehicle is also lower. तो देखिए इस सेगमेंट का इन शॉर्ट आउटलुक और स्कोप बहुत अच्छा है, स्कोप बहुत अच्छा है, बट कौन सी कंपनीज इनमें सबसे ज्यादा विन करेंगी, किसके पास मार्केट शेयर आएगा, वो सारे क्वेश्चंस अभी नेक्स्ट 4-5 साल में क्लियर होंगे। वी आर वेरी पॉजिटिवली सरप्राइज्ड बाय द टाटा ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम इन दिस होल थिंग, क्योंकि एक तो टाटा मोटर्स ने सबसे पहले लीड लिया और आज उनकी ईवी की गाड़ी आराम से बिक रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, सो दैट इज अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज दे वर स्ट्रगलिंग in the normal vehicles in front of Maruti, Hyundai, Mahindra, but in front of EV everybody else is struggling in front of them and they still don't have the vehicles, and these guys already have the vehicles. And अभी एक महीना पहले उनके उस EV के सब्सिडरी itself में $9 billion, which is almost like 60,000-65,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे एक बड़े इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला है, तो they are vindicated. Plus they have a ecosystem कि Tata Power can supply you charging station, Tata Power can put the charging box at your home, you can try to have a solar panel on your rooftop if you have a standalone house, and going forward वो लोग बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में भी जाएंगे। तो अगर आप मुझसे पूछोगे स्कोप बहुत अच्छा है, ये अगले 2030 में इसका पेनिट्रेशन काफी अच्छा हो सकता है, and as of now to me the clear winners which are looking likely in this whole thing is the Tata group of ecosystem of the companies. However, having said that, in two-wheeler, three-wheeler also there are a lot of companies and ancillaries, auto ancillaries में भी काफी सारी companies है जो इस ट्रेंड का बेनिफिशियरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक है जो हमने डिस्क्राइब तो किया आगे कि भाई कौन से सेगमेंट जो आगे के लिए अच्छे लग रहे हैं, पर उसमें स्पेसिफिक कौन सा सेगमेंट है जिसके ऊपर ज्यादा फोकस करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और उससे रिलेटेड है एफएमसीजी में कौन सा स्टॉक स्पेसिफिक अच्छा है यहाँ से फ्यूचर के लिए। ओके, तो देखिए सेक्टर स्पेसिफिक जैसा मैंने आपको बोला कि एक बैंकिंग स्पेस हमको ऐसा लगता है कि जहाँ पे काफी लंबा कंसोलिडेशन हुआ है, एंड ऑल्सो अगर आप देखेंगे तो लास्ट 1 ईयर की रैली ले लें या लास्ट 2 साल की रैली ले लें या
ओवर 3 ईयर पे देख लें तो बैंकिंग सेक्टर के कुछ स्टॉक्स ने कम कंट्रीब्यूशन किया, एक्सेप्ट द बजाज ग्रुप ऑफ स्टॉक्स, बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व, जो कि काफी अच्छे रीरेट हो गए अपने प्रीवियस लेवल से, बट बाकी सब स्टॉक्स में हमको अच्छा दिखता है, मेनली बिकॉज ऑफ 3-4 रीजन जो मैंने पीपीटी में भी बताए थे. एक तो वर्स्ट ऑफ एनपीएस डाउन, लॉट ऑफ देम आर रिटेल बुक्स ड्रिवन नाउ, लॉट ऑफ देम हैव पुट लॉट ऑफ डिजिटल कैपेबिलिटी. आज एसबीआई भी है तो उन्होंने डिजिटल में योनो में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. आईसीआईसीआई का तो मैंने आपको बताया ही डिजिटल में कितना अच्छा काम कर रहे हैं. एंड दे ऑल हैव लो कॉस्ट डिपॉजिट. आपका और मेरा सबका पैसा जो उनके पास लो कॉस्ट में कासा में, करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में पड़े रहता है, that is their very big strength, and they are also going to do a lot of tie up with these new age fintechs. तो इनसे डिसरप्ट होने की बजाय वो लोग उनके संग टाई अप करेंगे एंड क्रॉस सेल एंड ऑल दोज अपॉर्चुनिटीज दे विल ट्राई टू मोनेटाइज इन माय व्यू. एंड वहां पे मल्टीपल्स आर नॉट वेरी हाई. तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कुमार पाल जी, बेस्ड ऑन द व्यूअर्स क्वेश्चंस की उनमें कौन से सेक्टर्स में सबसे ज्यादा अच्छा कंस्ट्रक्टिव व्यू बन रहा है, मेरे हिसाब से बीएफएसआई इज वन स्पेस. सेकंड स्पेस इज आल्सो कंपनीज व्हिच आर सप्लायर्स टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर, कंज्यूमेबल्स वाली जो कंपनीज है, क्योंकि इंफ्रा में आपको फिर भी गवर्नमेंट के संग डील करना पड़ता है, ओके. बट आप अगर ये कंज्यूमेबल्स और इन वाली ये जो मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज है, कैपिटल गुड्स की कंपनीज हैं जो इस सेक्टर में है, उधर में यू विल सी दैट there will be a lot of winners. On the FMCG side, we are little bit conservative right now, in that sense that multiples are all very high across all FMCG sectors. So we don't have a very strong research based view, but of course आप लोगों ने देखा होगा हमारी institutional research division has been covering consumer mein. They have looked at Mrs. Bector's, they have looked at certain stocks which are on consumer discretionary side, the small cap, mid cap stocks like VIP Industries, which are not consumer staples but which are consumer discretionary, and also which are beneficiary of kal ko agar COVID and all these things start going down, then they will be beneficiary of that trend also. So basically I think on the FMCG side, I will not be having any stock pick per se, but it will be a more of a little bit of a cautious view there because of the multiples. Okay. एक इन्फ्लेशन को लेके भी एक क्वेश्चन है कि जो इन्फ्लेशन अभी है तो क्या उसका इफेक्ट हमारी स्टॉक मार्केट या इकोनॉमी में दिख सकता है आगे जाके, या रेट हाइक का कोई पॉसिबिलिटी है क्या इसके अंदर? So see, definitely inflation will be a little bit of a challenge going ahead. See, इसका major challenge जो है वो at a global level है. If the inflation sustains in a very big way, then there can be a case for rate hikes across all global markets and even at the Indian level. Okay. Now, जब rate hike होता है तो effectively generally the equity multiples compress. और जैसा मैं आपको बात कर रहा हूँ कि अपना EPS मान लीजिए 850 है and उस पे हम लोग बोल रहे हैं कि 20 times is okay, then the multiple range will start coming down, okay, because the flows get redirected in a way where the equity multiples have to then kind of come down. So that's a risk, but see, इसमें क्या है कि the data is constantly evolving. So and some bit of normalization of multiples because of inflation and because of Fed's normalization is already known to the market. So whether there can be a big knee-jerk surprise, I am not sure. But one thing I'll say is कि that is why we are already focusing on, हम लोग काफी focus कर रहे हैं कि portfolio में value bias होना चाहिए. This is the precise reason. This is the precise reason because when the multiple will correct at a global level because of inflation, if at all it does happen, then the focus will all be on only pure earnings and their sustainability and the growth therein.
तो आप अगर कोई भी स्टॉक या कोई भी सेक्टर्स देख रहे हैं जहां पे कि ग्रोथ है समझिए 12%, 15% और मल्टीपल है 60-70, विच इज 4 टाइम्स ऑफ ग्रोथ। 15% ग्रोथ के लिए आप लोग 4 टाइम्स पैग दे रहे हैं या 4 टाइम्स ऑफ ग्रोथ दे रहे हैं, that will become risky in our view. It will become risky from a time correction also. It may not go down. It may not go down by 40%, 50%, but वो time correction में चले जाएगा जहां 3-4 स्टॉक हिलेगा भी नहीं फिर। ओके, एंड इसीलिए we are focusing on companies which are growing at say 15 to 20% and जिनका मल्टीपल भी 20-25 ही हो या उससे कम हो, जो कि 1x पैग, 1.5x पैग, 1.5x टाइम ऑफ ग्रोथ या बिलो 2x ऑफ ग्रोथ हो। So that is the strategy rather than very being worried about सही में क्या होगा, इन्फ्लेशन ऐसे ही रहेगा और उसके वजह से इंटरेस्ट रेट हाइक होंगे या नहीं होंगे। Those are difficult questions for anybody. लग रहा है कि हाँ इन्फ्लेशन थोड़ा स्टिकी है इस बार, and anyways Fed can't continue to have the rate that it has because उनका लास्ट डेकेड का एवरेज है, फेड के 10 ईयर यील्ड का एवरेज है 4%, जो आज की डेट में 1.5%। उनका उससे पहली वाली डेकेड जो 2000 से 2010 की डेकेड थी उसका एवरेज है 6%। So if those are the averages, we are much below the average today, right? At US federal yield of 10-year yield of US 10-year yield of 1.5%. So yeah, that risk is there. ओके, एक स्क्रिप्ट के बारे में बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, तो मैं थोड़ा इंटरेस्टिंगली उसको ऐड करना चाहूंगा। उसमें है टाटा पावर और IEX। Correct. Okay. So see, IEX is a fantastic business, but IEX has also seen supernormal re-rating. So basically, the business was always fantastic, but the re-rating इस तरह से हो सकता है और इतना multiple मिल सकता है, that was beyond I think anybody's imagination. ऑल्सो इसके अंदर एक रिस्क है रेगुलेटरी साइड पे कि अभी इनका पूरा मोनोपोली है इन द पावर ट्रेडिंग मार्केट, विच इज लाइक दे हैव 96%, 97% शेयर इन द पावर ट्रेडिंग, जो वो ऑनलाइन आपको ऑप्शन मिलता है कि आप डे अहेड का कोई भी इलेक्ट्रिसिटी वहां पे बाय सेल कर सकते हो एज अ कंज्यूमर और एज अ सेलर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। नाउ there are kind of deliberations going ahead that it should be open up to more people giving that service and there should be a central regulator like a stock exchange. जैसे brokers होते हैं बहुत सारे stock market में जो आपका trade allow कर सकते हैं, and there is a central exchange which is National Stock Exchange, BSE, जहाँ पे सब trade settle हो जाता है। तो वैसे ही वो लोग वहां पे भी सोच रहे हैं instead of this guy controlling everything। और लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि उसके संग वो मार्केट भी खोल देंगे तो अपॉर्चुनिटी भी बढ़ जाएगी। फिर मेरा ये मानना है कि IEX पे अगर आपका व्यू 5 से 10 साल का है तो ही इन प्राइजेस पे आइए, बिकॉज अदरवाइज द मल्टीपल इज वेरी हाई एंड इन बिटवीन अगर कोई रेगुलेटरी हुआ तो मार्केट उसमें इसमें वॉलेटिलिटी हो सकता है। सेकेंड, आपने टाटा पावर पूछा, तो टाटा पावर को इंडिपेंडेंटली कंसिडर करने की बजाय हमारे को जो लगता है कि द बेटर स्ट्रेटेजी इज टू हैव द होल इकोसिस्टम ऑफ दैट टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज which are having the exposure to both the EV ecosystem as well as the renewable power ecosystem which is coming through Tata Power, and the charging infrastructure which is coming through Tata Power. Okay, and maybe a Tata Chemical also, because which will also eventually help them get the backward integration going in the batteries if they decide to do so. अब तक के उन्होंने जितने भी PPTs में जो भी डिस्कशंस किए हैं उनमें उन्होंने वो सब इंडिकेशन क्लियर दिए हैं कि this is the ecosystem that they will follow. Okay, then they have those IT companies which will just give the software and all those things. So if you keep them aside, but the hard asset infrastructure is a combination of these three companies. Since everything has re-rated, see Tata Power used to be very cheap and 80-90 rupees पे कोई आसानी से खरीदना नहीं चाहता था Tata Power. Okay, but so that's why at 250 the valuations are not cheap anymore. Okay. The valuations are already baking in a lot of growth, lot of things going right, and मेरे हिसाब से इस पूरी थीम को अच्छे से प्ले करने के लिए you should have an ecosystem or the basket of these 3 Tata stocks, but be very sure that the view is really long term. You can't hope to make a lot of money in only 6 months, 12 months. That can be luck from these prices.
but you can maybe make decent money in this basket over a 3-year, 5-year, or in this 10-year basis, because EV and this renewable infra and everything, Tata has a big lead over everyone else. Okay, and they will do well on this with their ecosystem. ओके, मेरे पास और एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू न्यू स्टार्टअप जो आईपीओज आ रहे हैं, तो उसके बारे में एक ज्यादा कमेंट्स लोगों का एक्सपेक्टेड है हमारी ओर से. See, the new age companies are always very difficult to value. Okay, क्योंकि इन सब के business models are still not fully understood. Also, they are not making a lot of money as of now as they come to listing. Okay, but they are very innovative. Okay, they are all innovative companies. They are having a lot of customer engagement, lot of customer affinity. I think abhi jitne bhi yahan pe whatever 700 participants are there, maybe almost everybody will be using, say, a Zomato, using a Paytm, or majority of the women participants might be using Nykaa. So the point is ki these guys have already a customer kind of a base, और इन लोगों के पास एक बिजनेस भी है जिसकी आगे चल के एक लॉन्ग टर्म में अच्छी इकोनॉमिक्स है. बट द प्रॉब्लम इज कि दे विल आल्सो फेस कंपटीशन, दे विल आल्सो फेस देयर ओन डिसरप्शन, एंड इट इज नॉट गारंटीड कि कौन इनमें सही में कितना बड़ा पैसा बना सकता है. आज के दिन में मार्केट तो बोल रही है कि ये सब लोग ही बहुत बड़ा पैसा बनाएंगे, क्योंकि अगर उनको 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप तीनों चारों कंपनीज को दे दिया है आज, नाइका, जोमैटो, पेटीएम, तो this means that the market thinks कि सब लोग काफी बड़ा पैसा बनाएंगे. See, my sense is कि it is very difficult to find out कि एक या दो कौन से बड़े होंगे. अगर आपको ये स्पेस में कुछ एक्सपोजर लेना भी है तो आपको उसमें अगेन बास्केट अप्रोच करना पड़ेगा, एंड आपको अपना रिस्क एपेटाइट के बेस पे एक परसेंटेज डिसाइड करना पड़ेगा कि इस बास्केट में मैं 5% या 10% से ज्यादा नहीं डालूंगा मेरी रिस्क एपेटाइट के बेसिस पे. There is very difficult to find a strategy other than that. And then of course जो कंपनी उसमें सही में अगले 1 साल 2 साल में प्रॉफिट भी आपको दिखाए, आप उसी को बिल्ड करिए या उनमें बिल्ड करिए, बाकी सारों को आप कम करते जाइए. But we don't have a very strong view right now whether these companies are buy or sell. We are ourselves, हम लोग खुद ही उनमें कोशिश कर रहे हैं उनको समझने का अच्छे से, और but I think it is very difficult. There is no foolproof way of doing it. It's a leap of faith. Some of these out of this basket of 8-10 companies, maybe 1 or 2 will become really big, and that will take care of all the return of that basket is our view. Okay. और लास्ट 2 क्वेश्चन लूंगा क्योंकि टाइम का थोड़ा शॉर्टेज है हमारा. बिफोर मतलब वाइल कोविड फार्मा और आईटी ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, तो आफ्टर दैट अभी क्या नेक्स्ट आईटी और फार्मा सेम रिटर्न दे सकता है? सो देखिए, हमारा ये मानना है कि आईटी सेक्टर के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स आ गई हैं आफ्टर कोविड, एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली is trying to create its own system and processes which are more driven from a digital angle, cloud adoption and all those. So wo sab from a earnings perspective the companies will do very very well, but valuation again उस space में बहुत ज्यादा re-rate हो गया, तो वहां पे ना आपको काफी stocks selection में ठीक जाना होगा. Sector as a whole will still do well, but all the stocks will do well as they have done in the last 2 years. The answer will be no. It will be a little bit good selection of 1 or 2 mid cap and 1 or 2 large cap, and you have to keep in mind the valuation. On the pharma side the things will be little different. Pharma क्या होता है कि little थोड़ा complicated होता है. There are various sub segments, there are various different businesses जहाँ पे आप यूएस मार्केट में जेनरिक का बिजनेस होता है, इंडिया में ब्रांडेड मेडिसिन एंड ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस का बिजनेस होता है, देन यू हैव एपीआई, यू हैव सीडीएमओ एंड यू हैव हॉस्पिटल्स. फार्मा पे हम लोग काफी एज सच डायरेक्शनली we feel that a long term basis पे pharma is a good sector for value creation.
However, in the next 6 months to 12 months, there are some headwinds on both the API space as well as on the US generic companies, the bigger pharma names. The space within pharma which we really feel positive about is the hospital space. I think यहाँ पे long term में India का जो under penetration है, and with the kind of damage that we have had from COVID, I think that hospital infrastructure creation and वहाँ पे जो अच्छी companies हैं उनमें value creation अच्छा होगा. Overall, healthcare, I think pharma as a sector will always be a good sector. It is going through some correction. I think we are not fully through that. Maybe next 6 months to 12 months there can be some bit of more time correction and value correction. ओके, एक लास्ट क्वेश्चन. जो सेगमेंट मतलब जो अभी तक कभी फेमस नहीं हुआ या उसका टॉप ऑफ द टाउन नहीं रहा है, वैसा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. तो उसके टेक्सटाइल so see, textile, again, in the past there were lots of issues, lots of companies with lot of promise, but yes, जैसा आपने बोला कि कभी भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है अभी. I think with the kind of new overall policy framework and the regulatory framework that we have, we feel that ki sector ka chances are bright to do better. But again, I think as of now the problem in textile sector is that most of the companies don't clear the past historical filters of valuations and financials and ROE, ROC. So I think one needs to be थोड़ा सा cautious. I think हमारी research team ने वर्धमान textiles पे काम भी किया है. There was a report also which has come out. We have started to look at this sector constructively. कुमारपाल जी, मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि ये sector में I think there will be a lot of opportunities and there can be few winners. We of course have a research from our research team on Vardhman Textile, and those reports I think you can forward to your clients. But per se, it's not as if कि हमें पूरे sector पे हम बहुत ही ज़्यादा positive हैं, but we think selectively we should have some good value creators in this sector going forward. सर, इन लास्ट आपने जो लास्ट AIF में रिटर्न दिया है अराउंड 53%, तो नेक्स्ट जो आपका AIF आ रहा है तो उसका थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए, और लास्ट में सर आपका एक ईमेल आईडी दे दीजिए जिससे किसी क्लाइंट को कुछ क्वेरी हो इंडिविजुअली तो दे कैन ड्रॉप द मेल टू यू डायरेक्टली, प्लीज. राइट, ओके. सो सी, हमारा जो AIF फंड है उसके अंदर सबसे मेन थिंग ये है कि हम लोग बहुत कंसंट्रेटेड अराउंड लेस देन 20 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाते हैं. वी यूज लार्जली द फ्रेमवर्क दैट मैंने आपसे जो आज डिस्कस किया, जहाँ पे कि हम लोग वैल्यू का काफी ध्यान रखते हैं. हम लोग ऐसा नहीं होता है कि वी आर लार्जली बाइंग द पॉपुलर स्टॉक्स और सेक्टर्स और स्टॉक्स विच आर इन मोमेंटम. हम लोग काफी कुछ उसके अंदर हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड, ROE, ROC, इंटरनल कैश फ्लो कितना जनरेट करती है कंपनी, इंक्रीमेंटल कैपिटल पे अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही है या नहीं कर रही, जो ग्रोथ आ रही है वो फंडेड बाय बैलेंस शीट, खुद की बैलेंस शीट की फंडेड है या सब बाहर से पैसा लेके फंडेड है, ये सब चीजें देख के करते हैं. तो हमारी फर्स्ट जो AIF फंड थी वो ऑफकोर्स अभी 13-14 महीने ही हुए हैं उसको, अभी उसने जस्ट रिसेंटली 1 year कंप्लीट किया है. वी आर इनटू अवर 14th month. The product is in the nature of 3 years and extendable by 2 years, and we take around 18 months of lock-in so that there is no volatility of incoming or outgoing outflows. We want investors जो इसमें commit करें उनका view रहे कि वो at least 3 years या even more उसमें बने रहेंगे. And then we hope to generate returns which are better than most of the more popular market indices, as well as on an absolute basis which are above 15%, which are more closer to 18 to 20%. That is our endeavor. And हम लोग जो उसके अंदर stocks select करते हैं, that is based on a very strong
framework of both the quality of the business, leadership position in whatever that company is doing, and the valuation which is leaving some margin of safety. So generally अगर मैं कोई valuation से justify नहीं कर सकता हूँ कि next 3 years में sure shot return बनेगा, then I don't take that company. I may go wrong on my thesis कि मेरे को लगा कि earning आना चाहिए और नहीं आया, तो उसकी वजह से एक आध दो stock में किसी में return नहीं बना, that is okay. But at least you know, we buy with some margin of safety, and that is our crux. Quality of business should be good. So that is it, Kumarpal ji, and my email ID is abhisar.jain@mnclgroup.com. You know, as per the requirement, you can reach out to me. No worries.